साहब जितने हमारे लेक्चर थे उनमें थ्योरी को पढ़ाया गया, प्रैक्टिकल को पढ़ाया गया। आज से जो भी लेक्चर होंगे वो तकरीबन तमाम लेक्चर जो हैं वो प्रैक्टिकल के होंगे। अब इसमें एक फ्रिज या रेफ्रिजरेटर या डीफ्रीज़र वगैरह या इलेक्ट्रिक वाटर कूलर, इन चीज़ों का जब इस्तेमाल करना है तो इसके बारे में कुछ हदायत हैं जिनको आपने समझना है। जैसे एक डॉक्टर जो है वो कॉमन पर्सन या किसी पेशेंट को हदायत करता है कि आपने ये चीज़ खानी है, ये नहीं खानी, मुतवाज़न ग़िज़ा खाएं, वक्त पे खाएं, सैर करें, एक्सरसाइज करें। ये सारी हदायत होती हैं किसी इंसान की सेहत के लिए। इसी तरीके से कोई भी चीज़ है उसको इस्तेमाल अगर दुरुस्त करेंगे तो वो काफ़ी अच्छे अरसे तक आपके लिए बेहतर साबित होगी। अगर एक आदमी के पास कार है, वो कार का इस्तेमाल सही नहीं करता तो ज़ाहिर बात है फिर वो नुकसान होगा। इसी तरीके से एक रेफ्रिजरेटर जो है उसको जब इस्तेमाल करना है उसके बारे में हदायत जो है ना उस पर गौर करना है। पहले हदायत यह है कि एक जगह से दूसरी जगह ले जाने की एहतियात। जब भी किसी फ्रिज को हम एक जगह से दूसरी जगह लेके जाते हैं, किसी लोडर पर रख के, किसी वैन पर रख के या किसी रेडी वगैरह पर रख के एक जगह से दूसरी जगह लेके जाते हैं तो फ्रिज का वर्टिकल तरीके से रख कर फिर लेके जाना चाहिए। अगर कोई नई फ्रिज है और कार्टून में बंद है, उसके ऊपर लिखा होता है दिस साइड अप, कि ये हिस्सा ऊपर होना चाहिए, दूसरा हिस्सा नीचे होना चाहिए। या उसके ऊपर एक अम्ब्रेला का निशान बना होता है, छतरी का निशान बना हुआ है। वो उन लोगों के लिए है जो पढ़े लिखे नहीं है या उसको नहीं समझ आ रही, लोडर का काम करते हैं। उन्होंने देखा छतरी ऐसे है, छतरी ऐसे ही दुरुस्त होती है, उल्टी दुरुस्त नहीं होती, इसलिए इसको ऐसे पकड़ना है। उस पर बोतल का निशान बनाया होता है, बोतल भी सीधी होगी, तीर का निशान बनाया होगा इस तरीके से कि ये साइड ऊपर है, ये नीचे है। तो मकसद ये है कि उसको उल्टा रख के किसी जगह नहीं लेके जाना। ऐसे ही कोई पुरानी फ्रिज है, इस्तेमाल हो रही है, घर चेंज किया है, एक जगह दूसरी जगह लेके जा रहे हैं तो लोड करने वाले उसको उल्टा रख के लोड कर दिया। बाज़ फ्रिजों के कंप्रेसर ऐसे होते हैं, उनके अंदर स्प्रिंग हैं, वो उल्टा करने से कंप्रेसर जो है अंदर से स्प्रिंगों से बाहर आ जाता है। 100% नहीं कह सकते, लेकिन ये समझ लें कि 80% नुकसान होने का खतरा है। जब वो बाहर आ जाएगा तो उसको सीधा करके चलाएंगे तो उसमें गड़गड़ गड़ की आवाज़ आनी शुरू हो जाएगी, और जो आवाज़ कभी भी ख़त्म नहीं हो सकती जब तक उसकी गैस लीक ना की जाए, उसका कंप्रेसर बाहर ना निकाला जाए, उसको काट कर दोबारा दुरुस्त ना किया जाए, उस वक्त तक उसकी आवाज़ ख़त्म नहीं होगी। और वो लगातार आवाज़ जो है, अगर वो लोकेशन उसकी ख़राब होती है तो बाद में उसके ख़राब होने का इम्कानात भी ज़्यादा होंगे। इसलिए जब भी एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना है, उसको खड़ी हालत में लेके जाना है। अब हमारी सारी बातें प्रैक्टिकल के बारे में होंगी और इंशाल्लाह उसके बारे में जो रेलिवेंट उसके पुर्ज़ाजात हैं, दूसरी चीज़ें हैं, वो भी आपको दिखाएंगे। अभी आप मेरी बात जो है ना ऐसे सुनते जाएं, गौर करते जाएं। तो इस तरीके से सबसे पहले ये है कि ट्रांसपोर्टेशन जो है वो दुरुस्त तरीके से की जाए। इसी तरीके से बाद दफ़ा हम फ्रिज को रख के लेके जाते हैं किसी घर, हमने बिल्कुल दुरुस्त करके लेके गए हैं। अब लोडर वाले ने रास्ते में स्पीड ब्रेकर पर गौर नहीं किया, जंप लगवा दिए, घर गए तो जाते साथ ही फ्रिज का कंप्रेसर ख़राब हो गया, आवाज़ें देनी शुरू कर दी क्योंकि वो स्प्रिंगों से बाहर आ गया है। सारे कंप्रेसर ऐसे नहीं होते, कुछ कंप्रेसर ऐसे होते हैं जो जंप को टॉलरेट करते हैं और तरह स्प्रिंग लगे होते हैं, ऊपर की तरफ होते हैं, तो वो तो तकरीबन ठीक रहते हैं। जिनके नीचे की तरफ स्प्रिंग है, जैसे हमारे काम करते नेशनल पैनासोनिक का कंप्रेसर इस्तेमाल होते हैं,
उनके स्प्रिंग या कुछ और कोई उससे मिलता जुलता कंप्रेसर जिसके स्प्रिंग नीचे की तरफ है और कंप्रेसर मोटर ऊपर की तरफ लगी हुई है, अगर अंदर से देखेंगे तो पता लग जाएगा, तो इस तरीके से उसका ये खतरा होगा। इसलिए जब भी फ्रिज को लेके जाना है ठीक करने के बाद ख़ास तौर पर उसको बहुत एहतियात से ट्रांसपोर्टेट करना है। अगली बात, ट्रांसपोर्टेशन के फौरन बाद नहीं चलाना। एक फ्रिज है, नई है या पुरानी है, वो एक जगह से दूसरी जगह आई है, एक शहर से दूसरे शहर में लेके गए हैं, ये नहीं उसको रखा फौरन चला दिया, उसको कम से कम पौना घंटा 1 घंटा पड़ी रहने दें। अगर वो शहर के अंदर से ही आई है, आधा घंटा बहुत है। अगर एक ही कॉलोनी से ट्रांसपोर्ट हुई है, जंप शंप नहीं है, तो 15 मिनट के 10 मिनट 12 मिनट के बाद चला लें। क्यों ऐसा करना है कि कंप्रेसर जो है जिस वक्त वो ट्रांसपोर्ट होके रास्ते में जंप लगे और उसका ऑयल जो है बॉडी के अंदर इंटरनल बॉडी जो है और उसका कंप्रेसर वाली बॉडी के ऊपर आ जाता है। जब हम उसको फौरन चला देते हैं, वो तेल उसकी इंटरनल सक्शन एंड के ज़रिए उसके हेड में जाता है, उसके बाद वो डिस्चार्ज आने के जरिए कंडेंसर में चले जाता है। कंडेंसर को तेल नहीं चाहिए, ना रेफ्रिजरेटर को चाहिए, ना इलेक्ट्रोड को चाहिए, क्योंकि चलने वाली चीज़ कंप्रेसर है जिसको लुब्रिकेट होना है, उसको ऑयल को वही रहना चाहिए। अगर थोड़ी देर पड़ा रहेगा तो ऑयल ऑटोमेटिकली नीचे की तरफ आ जाएगा और वो नुकसान नहीं होगा। दुरुस्त जगह का इंतखाब। अब फ्रिज जो है ये नहीं जहां मर्जी रख के चला दें, इस पर बहुत गौर करना है। मुश्किल बिल्कुल बातें नहीं, आसान सी बातें हैं, बहुत आसान बातें हैं ये, क्योंकि एक क्वालिफाइड टेक्नीशियन जो है या इंजीनियर जो है उसको इसके बारे में तमाम मालूमात होनी चाहिए। अगर कोई आदमी इसके बारे में पूछे कि हाँ जी हम इसको कैसे इस्तेमाल करेंगे, तो उसको हदायत पूरी दे सके, तो पहले उसको खुद पता होना चाहिए। तो यहाँ पर जो है दुरुस्त जगह का इंतखाब का मतलब ये है कि बाज़ जगह घरों में ऐसी हैं, जैसे किचन है, औरतें कहती हैं किचन में रख दें, उनको समझाएं कि किचन में ना रखें, तो किचन में चूल्हा जलेगा, हीट पैदा होगी, इसलिए तो हीट निकालनी है। तो ये हीट कहाँ निकालेगा, वहां पर पहले हीट ज़्यादा है, टेम्परेचर डिफरेंस होगा तो हीट निकलेगी ना। कंडेंसर का टेम्परेचर वहां के टेम्परेचर ज़्यादा होगा तभी वो हीट निकालेगा। अगर टेम्परेचर करीब होगा तो वो हीट कम निकालेगा, कंडेंसर बहुत ज़्यादा गर्म हो जाएगा, उसका इफेक्ट कंप्रेसर पर पड़ेगा, कंप्रेसर बहुत ज़्यादा गर्म हो जाएगा और वक्त से पहले उसकी ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी। और उसके अंदर एक पुर्जा लगा होता है ओवरलोड प्रोटेक्टर, वो उसको बार बार बंद करवाता है। काफ़ी देर कंप्रेसर बंद रहता है गर्म होकर, फिर चल जाता है। तो ऐसी हालत में अगर मजबूरी है, घर ही ऐसा है कि किचन के अलावा उनके पास जगह नहीं है, तो बाजार से एक पंखा मिलता है छोटा, 35 वाट का होता है, वो पंखा उसके पीछे लगा दें ताकि कंप्रेसर जो है उसको भी हवा लगे, कंडेंसर को भी हवा लगे। जब कंप्रेसर को हवा लगी, थोड़ी कंडेंसर को हवा लगेगी तो मामला बेहतर हो जाएगा। अगर घर में ऑप्शन है कि जनाब कोई कमरा है वहां पर रखना है, उसके पीछे कोई खिड़की वगैरह है, उस खिड़की को खोल दें ताकि कंडेंसर की हीट जो है वहां से निकलती जाए और कंडेंसर आसानी से बुखारात रेफ्रिजरेंट को माया हालत में ले आए। अगर घर में बरामदा है तो सबसे बेहतर जगह है, खुली हवा लगेगी, तो खुली हवा लगने से कंडेंसर ज़्यादा हीट खारिज करेगा, अंदर वेपर ज़्यादा हीट जज़ब करेगा, तो कूलिंग ज़बरदस्त हो जाएगी और थर्मोस्टेट जो है वो भी कंप्रेसर को वक्त से पहले बंद कराता जाएगा। इस तरीके से एक तो कूलिंग सही रहेगी, नंबर 2
कंप्रेसर रेस्ट ज़्यादा लेगा, फ्रिज की लाइफ लंबी हो जाएगी, मसला नहीं होगा। क्योंकि कंडेंसर देखने में मामूली सी चीज़ है, ट्यूबों का सेट है, लेकिन इसका किरदार बहुत अहम है। ये डिपेंड करता है बाहर की हवा के ऊपर। इसलिए आपने फ्रिज को ऐसी जगह रखना है कि जहाँ पर उसकी हीट ज़्यादा अच्छे तरीके से खारिज हो सके। मिसालें मेरे पास बहुत हैं, लेकिन मैं एक छोटी सी मिसाल देता हूँ। सऊदीया में अल्खुबर शहर में हमने एक फ्रिज भेजी। दमाम में हमारा काम था। दुनिया की बेहतरीन फ्रिज जो है, बहुत अच्छी फ्रिज जो है, वो फ्रिजिडेयर की है, अमेरिका की है। वो फ्रिज हमने भेजी। उन्होंने वहाँ पर किचन के अंदर रख ली। किचन इंतहाई गर्म था। किचन में भी एसी लगाए होते हैं, एसी भी उनका ख़राब था। तो हीट जो है ना काफ़ी हो गई। काफ़ी बड़ा घर था, 3-4 बंदे कुकिंग कर रहे हैं, हीट बहुत ज़्यादा हो गई। फ्रिज जो है वो कंप्रेसर गर्म हो गया, बंद हो जाना, उसमें कूलिंग सही नहीं कर रही थी। कंप्लेन आई, गए जाकर देखा। सिर्फ फ्रिज को किचन से उठाकर मैंने, साथ ही उनका डाइनिंग हॉल था काफ़ी बड़ा, मैं कहा बिल्कुल साथ ही रख दिया। मैं कहा ये आपको भी आसानी रहेगी और यहाँ रख देते हैं। पहले कंप्रेसर को जाके ठंडा किया, पानी लगाया एहतियात के साथ, आधे घंटे के बाद दोबारा चलाया। मैं कहा आप देखें, वही फ्रिज जो है कई साल कंप्लेन नहीं हुई। इतना ही काम हुआ, सिर्फ उसको जगह चेंज की। इसलिए जगह का इंतखाब जो है बहुत ज़रूरी है कि फ्रिज को कहाँ रखना है। जितनी खुली जगह रखेंगे उतना ही बेहतर होगा। इसके अलावा जो है फ्रिज के ऊपर धूप नहीं पड़नी चाहिए। अगर फ्रिज का बात ऐसा पड़ी हुई है कि डायरेक्ट कंडेंसर के ऊपर धूप पड़ रही है, तो कंडेंसर तो हीट एग्जॉस्ट करनी है, उसको उस जगह को और गर्म किया जा रहा है, तो कंडेंसर सही तरह हीट खारिज नहीं करेगा। काफ़ी देर का बाद थर्मोस्टेट उसको ऑफ करवाएगा। बहुत देर तक वैसे चलता है, क्योंकि कूलिंग मुकम्मल होगी तो ऑटोमेटिक होना उसने। अगर उसकी बॉडी जो है उसको भी लगती है हीट, तो वो भी जैसा भी है, हालांकि डबल इंसुलेटेड होती है, डबल होती है, इंसुलेशन होती है अंदर की तरफ। इन स्पाइट ऑफ दैट, जब पूरी बॉडी को गर्म करेंगे तो हीट तो पेनिट्रेशन करेगी, थोड़ी करेगी, लेकिन पेनिट्रेशन होगी, वो भी फ्रिज के लिए नुकसान है। इसलिए फ्रिज को धूप में नहीं रखना। अलबत्ता सामने से आधा घंटा धूप लग जाए तो चलो काबिल बर्दाश्त है, मजबूरी होती है बाद घरों में, वहाँ रखने वो जगह होती है। तो बाहर तो फ्रिज को इट शुड बी इन एरी प्लेस। दूसरा जो है कि फ्रिज को हम दीवार से कम 10 इंच का फासला रखें। 10 इंच का फासला रखें ताकि कंडेंसर पीछे से हीट आसानी से खारिज कर सके। अगर दीवार के साथ लगा देते हैं तो तब भी नुकसानदेह है, हीट वहीं इकट्ठी हो जाएगी। हीट इकट्ठी होने से वो फिर बहुत देर का बाद ऑटो करेगी, कूलिंग मुतासर होगी, फ्रिज की लाइफ कम होगी। इसलिए वहाँ से जो फासला है वो रखना ज़रूरी है। तो इन बातों को ज़हन में रखिएगा कि जिस जगह का इंतखाब जो है बहुत ही अहम है। उसके बाद चौकी का इस्तेमाल जो है, नीचे हम लकड़ी की चौकी रख लेते हैं या प्लास्टिक की चौकी रखी होती है। उस चौकी रखने का क्या फ़ायदा है? उसके 2 फ़ायदे हैं। एक तो फ़ायदा ये है कि वो अपनी जगह से ऊंची जगह पे होगी, तो कंप्रेसर जो है उसको हवा ज़्यादा लगेगी। दूसरा फ़ायदा ये है कि घर में अगर उस फर्श वगैरह धोएंगे तो फ्रिज का नीचे वाला बॉडी का हिस्सा जो है उसको पानी नहीं लगेगा। तो अगर ऐसा नहीं करते, नीचे पड़ी रहने देते हैं, तो पानी बार बार लगता है, तो नीचे वाला ऐसा गलना शुरू हो जाता है, चादर गलनी शुरू हो जाती है। इसलिए चौकी का इस्तेमाल जो है वो ज़रूरी है। तो चौकी इस्तेमाल कर लें तो बहुत बेहतर है। अगर चौकी मौके पे नहीं है, ठीक है, वक्ती तौर पर, तो नीचे ईंटें रख लें, 4 ईंटें रख लें। ऐसा किया जा सकता है हालत मजबूरी। उसके बाद इलेक्ट्रिक सोर्स का करीब होना। अब कई घरों में ऐसा है कि फ्रिज कहाँ पड़ी हुई है, वहाँ से दूर से तार ला के उसके साथ लगाई हुई है। ऐसा काम नहीं करना। एक्सटेंशनें लगाई हुई हैं,
एक्सटेंशन का इस्तेमाल नहीं करना, बल्कि जहाँ फ्रिज रखनी है वहाँ पर 3 सुराखों वाली सॉकेट उसका इस्तेमाल करना है। यूनिवर्सल सॉकेट है, ठीक है ना, उसका इस्तेमाल करना है। उसमें 3 सुराख होंगे, 3 सुराखों वाली सॉकेट का इस्तेमाल करना है और बिल्कुल करीब हो। अगर वहाँ नहीं है, किसी भी इलेक्ट्रिशियन के भी अच्छी तार लगा के वहाँ पर एक बोर्ड लगा दे जो फ्रिज के लिए अलग हो। फ्रिज के बोर्ड के ऊपर कोई और चीज़ का इस्तेमाल ना किया जाए, ये बिल्कुल सेपरेट होना चाहिए। और शू जो लगाना है, आपकी सॉकेट होगी, उसका स्विच वगैरह जो है वो बहुत आला किस्म का होना चाहिए। ये ना हो निकम्मा सा शू लगा दिया जाए, स्विच लगा दिया जाए और सॉकेट भी हल्की सी लगा दी जाए, ये नहीं करना। वो दोनों का सही होना बहुत ज़रूरी है। उसके अलावा जो है, ये मैं आपको बता चुका हूँ कि एक्सटेंशन लीड का इस्तेमाल नहीं करना, एक सोर्स करीब होना चाहिए, लूज कनेक्शन का इंतहाई नुकसान है। अब लूज कनेक्शन जो है ना, बहुत दफ़ा ये होता है, आप बिल्कुल 0 मीटर नई फ्रिज ले आए, लूज कनेक्शन पर लगा दें, हो सकता है आप रात लूज कनेक्शन पर लगाएं, सुबह तक उसका कंप्रेसर ख़राब हो जाए। और एक पुरानी फ्रिज है, उसका शू टाइट करके लगाया है, वो 10-12 साल हो गए, ख़राब ही नहीं हुई। इतना फ़र्क पड़ जाता है। इसलिए कभी भी रेफ्रिजरेटर, डिफ्यूज़र, इलेक्ट्रिक वाटर कूलर, विंडो एसी, स्प्लिट टाइप एसी, इनके लूज कनेक्शन बिल्कुल नहीं होने चाहिए। अब इसके अंदर बाज़ औक़ात ये भी होता है कि आपने तो शू टाइट लगा दिया, पीछे से इलेक्ट्रिशियन ने तारें जो है ना, जो लगाई हैं न्यूट्रल फेस, वो सही नहीं लगाई, वो लूज लगी हुई हैं, उसका स्क्रू टाइट ही नहीं किया, ये भी नुकसान हो जाता है। बाज़ औक़ात एक फ्रिज आप ठीक करके बिल्कुल ख़राब हो गया कंप्रेसर, उसका कंप्रेसर की मोटर जल गई, आपने उसको ठीक करके भेजा, घर जाकर लगा लिया, अगले दिन वो कंप्लेन आ गई कि कंप्रेसर फिर उड़ गया। यानी कंप्रेसर उड़ने का मतलब ये कि उसकी मोटर फिर ख़राब हो गई। आप देखते हैं कि हमने शू टाइट लगाया है, काम भी बिल्कुल सही किया है, गैस भी सही चार्ज की है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पेयर भी ठीक है, अब क्यों खराबी हो गई। फिर हम उसकी सॉकेट को खोल के देखते हैं, पीछे तार जो है ना, एक वैसे ही लगी हुई है, शू उसका स्क्रू ही नहीं है, और दूसरे का स्क्रू है, स्क्रू उतरा हुआ है। तो ऐसी हालत में फ्रिज के कंप्रेसर का जो है ना ख़राब हो सकता है। इसलिए पीछे से जब भी आप किसी फ्रिज को किसी घर जाकर चलाएं, तो उसकी सॉकेट लाजमी खोल लें, उसके फीमेल प्लग को खोलें, तारें देखें टाइट लगी हैं कि नहीं लगी हुई। अगर वो ख़राब है तो फौरी चेंज कर दें। अच्छी किस्म का आपने फीमेल प्लग जो इस्तेमाल करना है, यानी सॉकेट अच्छी किस्म इस्तेमाल करनी है, स्विच अच्छी किस्म का इस्तेमाल करना है, और तारें जो पीछे हैं उनको अच्छी तरह छील कर टाइट करके लगा देना है। ये कोई मुश्किल काम नहीं, बिजली का काम तो मैंने आपको बताया हुआ है, बहुत आसान है, कोई ऐसा मसला नहीं है, उसको आपने कर लेना है। उससे फ्रिज जो है ना ख़राबी के इम्कान नहीं होंगे इस मामले में। तो इसलिए लूज कनेक्शन जो है ना, वो किसी सूरत नहीं होना चाहिए। ऐसे ही शू जो है लगा लिया आपने, वो लूज लगा हुआ है, नहीं, शू चेंज करें या सॉकेट चेंज करें, जैसे भी है, ऐसी सॉकेट ऐसे शू होना चाहिए जो बिल्कुल टाइट लगे, तो फिर उसने काम सही करना है, नहीं तो काम खराब हो सकता है। अच्छा, उसके बाद ये है, अच्छा, अर्थवायर का इस्तेमाल। अर्थवायर का इस्तेमाल बहुत ज़रूरी है। पूरी दुनिया में जो भी रेफ्रिजरेटर, डिफ्यूज़र, इलेक्ट्रिक वाटर कूलर, विंडो एसी या स्प्लिट टाइप एसी जो है, उसमें 2 सिंगल फेस के अंदर 2 तारों के अलावा तीसरी तार एक और होती है। 2 तारें, एक तो तार के साथ न्यूट्रल लगेगी, दूसरे के साथ फेस लगेगी, और तीसरी तार किस चीज़ की है? तीसरी तार अर्थ की है, अर्थ वायर है, जिसका अक्सर कलर अगर खोल के देखेंगे वो सब्ज़ होगा या पीला होगा, या पीला और सब्ज़ दोनों मिक्स होंगे। ये उसके लिए आमतौर पर इस्तेमाल करते हैं अर्थ के लिए। तो जब शू देखेंगे तो इस तरीके से 3 टांगों वाला शू होगा, 2 टांगे नीचे हैं, एक टांग ऊपर है, ऊपर टांग मोटी होगी जो अर्थ की होगी। अब मोटी तार जो है, जो मोटी जो टांग है, उसके पीछे जो तार है वो फ्रिज के बॉडी के साथ लगी हुई है।
तो जहाँ पर हम इनको लगाना है वहाँ पे भी 3 सुराखों वाली सॉकेट होनी चाहिए, और एक नीचे वाले सुराख के साथ एक जगह न्यूट्रल है, एक जगह फेस होगी, एक जगह अर्थ की तार होगी। जो ऊपर वाला सुराख है उसके पीछे अर्थ की तार होनी चाहिए। अगर नहीं, दैट शुड बी, वो लगानी है, हर सूरत लगानी है। अगर घर में ऐसा इंतजाम नहीं है तो वो तार लगा के किसी तरीके से बाहर निकाल के उसको ज़मीन के अंदर लेके जाना है। जैसे मैंने आपको अर्थिंग बताई थी कि अर्थ करने का तरीका कार क्या है, अगर वो तरीका का अख्तियार किया जाए तो सबसे बेहतर है। घर में जो भी इलेक्ट्रिकल एप्लीकेंसेस हैं, रेफ्रिजरेटर है, डीप फ्रीजर है, इलेक्ट्रिक वाटर कूलर है, विंडो एसी है, स्प्लिट टाइप एसी है, या कुकिंग रेंज है, इलेक्ट्रिक कुकिंग रेंज है, इस किस्म की जितनी भी चीज़ें हैं, ये तमाम का अर्थ होना ज़रूरी है, क्योंकि इन तमाम चीज़ों से ज़्यादा इम्पोर्टेंस जो है इंसानी जान की है। अगर एक फ्रिज जो है उसमें लीकेज है और वो उस पर टेस्टर भी काफ़ी रोशन हो रहा है और इंडक्शन है, तो कोई बंदा नंगे पाँव हाथ लगाता है तो उसको झटका लगता है। बाज़ इंडक्शन ज़्यादा होती है कि जूता पहनने के बावजूद भी हल्का सा झटका लग जाता है। तो ऐसी सूरत जो है बहुत नुकसानदेह है, ठीक है ना। उससे बचने के लिए ये बुकलेट जो आती है, जो बाहर से जो फ्रिज लेकर आते हैं या किस जगह से फ्रिज खरीदते हैं, उस पर लिखा होता है मस्ट बी ग्राउंडेड। तो इसकी जो तीसरी तार है उसका तलब जो है वो पीछे ज़मीन के साथ होना चाहिए, ताकि इंसानी जान जो है वो महफूज रहे। तो अर्थ का होना ज़रूरी है, जो कि तकरीबन दुनिया में 95% नहीं है, नहीं गया, वैसे लगाई हुई है, सॉफ्टवेयर लगी हुई है, जबकि होना चाहिए। उसके बाद ये आ जाएगा वोल्टेज का दुरुस्त होना, ये बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। अब एक रेफ्रिजरेटर जो है, अगर हम पाकिस्तान में, इंडिया में, बांग्लादेश, ईरान, अफ़गानिस्तान, मिस्र, सूडान, लबनान, इंग्लैंड में अगर हम इस्तेमाल करते हैं तो यहाँ पर 220 वोल्ट है। तो अमली तौर पर 240 वोल्ट भी आ जाते हैं, 245 वोल्ट भी आ जाते हैं, 238 वोल्ट भी है, 230 वोल्ट भी आ जाते हैं, 225 वोल्ट भी आ जाते हैं, 200 भी आते हैं, 220 भी आते हैं, 215, 210, 200, 190, 195, 180, इससे होते हैं। कहते हैं हम 220 ही उसको, 220 वोल्ट है सिंगल फेस। तो अगर कनाडा है, अमेरिका है या सऊदीया है, इन ममालिक में 110 वोल्ट जो हैं वो इस्तेमाल हो रहे हैं सिंगल फेस के अंदर। तो एक न्यूट्रल होगी, एक फेस होगी, जब चेक करेंगे तो वहाँ पर 110 वोल्ट, कहने को हम 110 वोल्ट कहते हैं, लेकिन अमली तौर पर 115, 120, 125, 130, 135, 140, 145 तक भी आ जाते हैं, जब बिल्कुल फ्रेश वोल्टेज होते हैं। वोल्टेज ड्रॉप हो जाए तो 105 भी हो जाते हैं, 100 भी हो सकते हैं। तो बाहर तौर अगर 110 वोल्ट के रेफ्रिजरेटर हैं, उनके मुताबिक उनको वोल्टेज मिलने चाहिए। वो वोल्टेज कितने होने चाहिए? वो 110 से 130 के दरमियान आइडियल वोल्टेज हैं, जो सिंगल फेस सऊदीया, कनाडा, अमेरिका वगैरह में है, वहाँ पर लगाना है। अगर आप दूसरे ममालिक जिनका मैंने जिक्र किया है, या जो उसके अलावा जो ऐसे ममालिक जहाँ पर 220 वोल्ट का इस्तेमाल है, वहाँ पे भी आपने वोल्टेज देखने हैं कि बेहतरीन वोल्टेज कौन से हैं। वो 220 और 240 के दरमियान वोल्टेज हैं, दो ज़्यादा लकी वोल्टेज, उनको हम कहते हैं भाई ये बहुत अच्छे वोल्टेज हैं, इसलिए इन वोल्टेज पर चलाना चाहिए। अगर वोल्टेज 250, 255, 60, 70, 80, 90 इतने वोल्टेज आ रहे हैं, तो कभी भी रेफ्रिजरेटर को ऑपरेट नहीं करना, किसी हालत में भी, जब तक वोल्टेज ठीक ना हो। उससे ज़्यादा नुकसानदेह ये है कि वोल्टेज का कम होना, उससे क्या होता है, वोल्टेज जब कम होंगे तो अम्पेयर बढ़ जाते हैं। वोल्टेज बहुत ज़्यादा होने से भी अम्पेयर बढ़ते हैं, मुनासिब वोल्टेज अम्पेयर भी मुनासिब रहते हैं। जब भी किसी कंप्रेसर की, मोटर की वाइंडिंग का एनेमल जलता है, किस वजह से जलता है?
या वाइंडिंग गलत आम ये कहते हैं वाइंडिंग जल गई है, वाइंडिंग नहीं जलती, वाइंडिंग का एनएमएल जलता है बाहर, तो हम कह देते हैं कि वाइंडिंग जल गई है। तो वो उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ओवर एम्पेयर है। अब एक रेफ्रिजरेटर की मोटर जो है वो रूटीन में फर्ज करें 1.25 एम्पेयर लेती है। अब 1.25 एम्पेयर की जगह जो है अगर वो 1.5 एम्पेयर लेना शुरू कर दे तो वो पहले की निस्बत ज़्यादा गर्म होगी, नुकसानदेह है। 1.25 एम्पेयर हो गए और नुकसानदेह है। 2 एम्पेयर बहुत नुकसानदेह, उससे ज़्यादा बहुत ही नुकसानदेह है। लेकिन एम्पेयर जो है एक रिएक्शन है, एम्पेयर वजह वोल्टेज बन सकते हैं, इसलिए वोल्टेज का दुरुस्त होना ज़रूरी है। तो अब जो है ना, एक ऐसे इलाके में आप रेफ्रिजरेटर ले गए हैं जहाँ पर वोल्टेज 180 आ रहे हैं। अब वहाँ पर हमें स्टेप अप ट्रांसफार्मर इस्तेमाल करना है, लेकिन शर्त यह है कि हमें पता हो कि लगातार 180 ही आने हैं। तो स्टेप अप ट्रांसफार्मर इस्तेमाल करके हम उसको 220 वोल्ट पर रख के चला सकते हैं। लेकिन जब वोल्टेज का एतबार ना हो कि ये 180 की जगह 175 भी हो सकते हैं, 170 भी हो सकते हैं, 190 भी हो सकते हैं, 180 भी हो सकते हैं, फिर हमें वहाँ पर ऑटोमेटिक वोल्टेज रेगुलेटर या ऑटोमेटिक स्टेबलाइजर जो है उसको इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो ऑटोमेटिक स्टेबलाइजर का इस्तेमाल फिर बहुत ही ज़रूरी हो जाता है जहाँ पर वोल्टेज का एतबार ना हो। कुछ ऐसे इलाके हैं दुनिया में गलती से कि इंडस्ट्री और रेजिडेंशियल एरिया साथ साथ हैं, जो कि नहीं होने चाहिए। अगर जब इंडस्ट्री चलती है, उनकी मतलब फर्ज कर लूमें वगैरह लगी वो चल रही हैं, तो वोल्टेज ड्रॉप हो जाते हैं। जब वो बंद होती है तो एक्सेस हो जाते हैं। तो वहाँ पर तो वोल्टेज ऑटोमेटिक वोल्टेज रेगुलेटर का इस्तेमाल तो 100% ज़रूरी है, क्योंकि रेफ्रिजरेटर को तो पूरे वोल्टेज चाहिए ना हर हालत में। इसलिए हमें इसके बारे में कॉन्शियस होना चाहिए कि वोल्टेज शुड बी प्रॉपर। तो वोल्टेज का दुरुस्त होना बहुत ज़रूरी है। तो अगर वोल्टेज जो हैं वो 200 या 205 वोल्टेज आते हैं किसी इलाके में, तो आपने जो स्टेबलाइजर इस्तेमाल करना है उसे कहें भाई इस इलाके में इतने वोल्टेज आते हैं, तो 2 रिले वाला स्टेबलाइजर काफ़ी होता है। तो एक वोल्टेज बढ़ जाए तो कम कर दे, कम हो तो बढ़ा दे, तो वो 2 रिले वाले काफ़ी काम कर जाएगा। अगर वोल्टेज जो हैं वो 190 आते हैं, 195 आते हैं, फिर 3 रिले वाला स्टेबलाइजर इस्तेमाल कर लेना है। अगर उससे और कम आ जाते हैं, फिर 4 लेवल, उससे और कम है तो 5 लेवल बाहर। तो ये आपने स्टेबलाइजर बनाने वाला जो है उसके बाद जाना है, बाजार से स्टेबलाइजर उठा के नहीं लेकर आना कभी भी। बहुत नुकसान होते हैं। एक तो वो मार्जिनल प्रॉफिट उनका ज़्यादा होता है, चीज़ हल्की होती है। जब आप स्टेबलाइजर बनाने वाले के पास जाते हैं, उन्हें बताते हैं कि भाई ये मामला है, वहाँ पर वोल्टेज का बहुत बुरा हाल है, उसके मुताबिक स्टेबलाइजर बना कर दो, अच्छा ट्रांसफार्मर हो, अच्छी तार हो, उसमें सॉकेट अच्छी लगी हो, तार शू अच्छा हो, सारा मामला अच्छी किस्म का हो, ताकि कंप्रेसर फ्रिज ख़राब ना हो जाए। अब फ्रिज तो हम ले हैं 70,000 की, तो स्टेबलाइजर जो हम लगा रहे हैं 1,500 वाला, 3,000 की जगह। तो वहाँ 3,000 के 35 रुपये बनवा लेना चाहिए। अच्छा स्टेबलाइजर जो है वो कंप्रेसर को ख़राब नहीं होने देता। तो इस लिहाज से अगर वोल्टेज वैसे सही आ रहे हैं तो स्टेबलाइजर लगाने की ज़रूरत ही नहीं है। तो अगर आप ये समझते हैं कि यहाँ पर एतबार नहीं है तो स्टेबलाइजर बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा जो है फ्रिज जो है उसको बहुत दफ़ा क्या है कि चल रही है, यानी उसका कंप्रेसर चल रहा है, कूलिंग हो रही है, हमने कस्तन या गैर कस्तन उसको बंद कर दिया है, फिर फौरी तौर पर चला दिया है, तो वो इंतहाई नुकसानदेह है। जब कंप्रेसर चल रहा तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बनी होती है और डिस्चार्ज साइड की तरफ, कंडेंसर की तरफ प्रेशर ज़्यादा होता है। उसको बंद कर फ़ौरन चलाते हैं वो उससे कंप्रेसर की मोटर के एम्पेयर बढ़ जाते हैं, प्रेशर ऊपर होता है और वो ज़ोर लगाती है तो ओवरलोड प्रोटेक्टर उसको बंद कराती है। तो ये अमल अगर बार बार होता है तो कंप्रेसर के जलने के इम्कान बहुत ज़्यादा होते हैं। बाद बच्चे छोटे हैं, उनको पता नहीं है, वो खेल रहे हैं स्विच स्विच के साथ, ऑन कर रहे हैं, ऑफ कर रहे हैं, ऑन कर रहे हैं, ऑफ कर रहे हैं। ये भी कंप्लेन बाद आ जाती है, लेकिन कंप्रेसर तो अच्छी फ्रिज है, ये कैसे ख़राब हो गई? कि वो घर में बच्चा था वो ऐसे कर रहा था। ये पेडेस्टल नहीं है,
सीलिंग फैन नहीं है जो बार बार ऑन करने ऑफ करने से कुछ नहीं होगा। इसको बंद करने के बाद जल्दी नहीं चलाना। तो जो स्टेबलाइजर बनवाना है, ठीक है ना, वो भी उसको कहना कि भाई ये इसको 5 मिनट से पहले ना चलाइए। इससे पहले भी थोड़ी स्टेबलाइजर के बारे में लेक्चर दे चुका हूँ, तो अब दोबारा इसको बारे बता रहा हूँ कि स्टेबलाइजर बनाने वाले को आपने हदायत देनी है कि भाई ये हमारा जो बनाना है इसका टाइम कम से कम 5 मिनट, यानी रीस्टार्ट अगर हो तो 5 मिनट ले, तो वो लगा देना, उससे फ्रिज ख़राब नहीं होगी। अच्छा, शू का सॉकेट में टाइट हालत में लगाना। शू जो है वो पहले बता चुका हूँ कि सॉकेट के अंदर टाइट हालत में लगना चाहिए, लूज़ नहीं होना चाहिए, उसके पीछे की तरफ भी कनेक्शन लूज़ नहीं होना चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है। उसके बाद थर्मोस्टेट स्विच को दुरुस्त हालत में रखना। अब बाद घर वालों को पता ही नहीं है, वो थर्मोस्टेट उन्होंने पूरा आगे की तरफ किया हुआ है। आम थर्मोस्टेट उन पर जो रेंज लिखी होती है वो 1 से 7 तक होती है। बाद थर्मोस्टेट 11 भी बनाए होते हैं नंबर, वही 13 ही बने होते हैं, 16 17 ही बने होते हैं, 19 ही बनाए होते हैं। लेकिन आम रूटीन में ना वो ये होता है कि 1 से लेकर वो जो 7 तक नंबर होते हैं। कुछ पे लो मीडियम हाई लिखा होता है। उसमें ये है कि जो आम फ्रिज है उसको आप देखें कि अगर आप फर्ज को उसको 7 नंबर पर रख देते हैं, वो चलती जा रही है, ठीक है ना, आपने उसको पीछे 6 नंबर पे किया तब भी बंद नहीं हुई, 5 पे किया तब भी बंद नहीं हुई, 4 पे किया तब भी बंद नहीं हुई, 3 पे किया बंद हो गई, उसको 3 पे रख दें कि 3 पे ये ऑटोमेटिक हो जाती है, ठीक है, उस पर रख दें। अगर आप फ्रिज के थर्मोस्टेट को 1 नंबर पे रखते हैं तो उसमें भी फ्रिज के अंदर पड़ी हुई चीज़ें ख़राब नहीं होती। अक्सर लोगों के ज़हन में ये होता है कि इसको ज़्यादा नंबर पर रखना है। अगर 1 नंबर पे फ्रिज जो है वो सही काम कर रही है, चीज़ें ख़राब नहीं हो रही, ऊपर बर्फ़ बन रही है, ऊपर खाने में, ऊपर खाने में जो गोश्त मुंजमद हो रहा है, नो नीड टू इंक्रीज। अगर बढ़ाते हैं तो बिजली का बिल आपके खाते पड़ता है, फ्रिज की लाइफ कम होती है, क्योंकि जितना कंप्रेसर रेस्ट लेता जाएगा साथ साथ उसकी लाइफ लंबी होगी। अगर वो देखें कि 1 नंबर पर जल्दी ऑटो कर रही है और कूलिंग ज़रा मुतासर है, कूलिंग ज़रा कम है, फिर आप 2 नंबर पर करें, या अगर ज़रूरत हो तो 3 नंबर पर कर लें। ये नहीं कुछ 7 नंबर पर कर दें उसको। बाद दफ़ा थर्मोस्टेट ही ख़राब हो, उसके अंदर के जो चीज़ें लगी हुई हैं, स्प्रिंग वगैरह दूसरी चीज़ें लूज़ हो गई हैं काफ़ी, बहुत कम केस होता है, बहुत ही कम केस होता है, तो तब वो 7 नंबर पर जल्दी ऑटो कर जाती है, लेकिन आम रूटीन में नहीं। इसलिए ये गौर कीजिएगा कि आप देखें कहाँ पर वो बंद होकर चल रही है, वहीं पर थर्मोस्टेट की नॉब को रख देना चाहिए। अगर लो मीडियम हाई लिखा हो, लो पे और वो ऑटो करती जा रही है और चीज़ें ठीक हैं, नो नीड टू इंक्रीज। फ्रिज के दरवाजे को बिला वजह बार बार ना खोलना। अब बहुत दफ़ा क्या होता है कि फ्रिज का हमने उसमें से 1 गिलास फ्रिज का पानी पीना है, जग रखा हुआ है, दरवाज़ा खोल दिया, जग में से पानी डाल लिया, आराम से बैठे पी रहे हैं, 10 मिनट के बाद दरवाज़ा बंद किया, तो फ्रिज तो मखसूस जगह पर ठंडक पैदा करने के लिए है। दरवाज़ा खोलेंगे, बाहर की गर्म हवा अंदर जाएगी, उसकी हीट भी उसको निकालनी पड़ेगी। अब एक फ्रिज जो है वो ऑटोमेटिक होने के करीब है, बंद होना था थर्मोस्टेट के ज़रिए। आपने दरवाज़ा खोल दिया, 10 से 12 मिनट दरवाज़ा खुला रहा, बंद किया, तो 1 मिनट के बाद उसने ऑटोमेटिक, अब वो आधे पौने घंटे के बाद ऑटोमेटिक करेगी। क्यों? बाहर की गर्म हवा आपने डाल दी अंदर। इसलिए फ्रिज का दरवाज़ा जो है बिला वजह जो नहीं खोलना, ठीक है। तो बहुत दफ़ा यानी हम बेहतियाती करते हैं, दरवाज़ा काफ़ी देर खुला रहने देते हैं, तो जब भी हमने फ्रिज में से कोई चीज़ लेनी है, हमें पता होना चाहिए फ़लाँ चीज़ किधर पड़ी है, फ़लाँ चीज़ किधर पड़ी है, खोल के उसको चीज़ को निकालें, फ़ौरन बंद कर दें। ऐसे दुकानदार हैं, उन्होंने डीप फ्रीज़ रखे हुए हैं, उनमें बोतलें रखी हुई हैं,
हालांकि बोतलों के लिए डिफ्यूज़र नहीं होता, बोतलों के लिए बॉटल कूलर होता है, उसको इस्तेमाल किया जाता है। अब ऊपर से वो ढकना ऐसा लगा हुआ है, अंदर से नज़र ही कुछ नहीं आता। एक बोतल लेनी है, ढकना पूरा खोल दिया। अब बोतलें इस तरीके से पड़ी हुई हैं कि वो तरतीब सही नहीं है। अब बोतल नीचे से निकालनी है, निकालते निकालते 5-6 मिनट या 4 मिनट 3 मिनट लग गए, तो उसको बंद कर दिया। अब वो डिफ्यूज़र काफ़ी देर और चलेगा कूलिंग करने के लिए, तो दुकानदार को तो पैसे बचने नहीं हैं, उतना बिजली का बिल ज़्यादा दे देना उसने। इसलिए ये बड़ी मुहतात चीज़ें हैं जिसके बारे में गौर करना है। तो इसलिए ये चीज़ हो गई, दरवाज़ा बार बार नहीं बिला वजह खोलना, दरवाज़ा आराम से बंद करना है। बाद दफ़ा क्या होता है, हम फ्रिज का दरवाज़ा तेज़ से बंद कर देते हैं। एक तो अंदर जो लगा हुआ बल्ब जो है वो उस समय 90% ये है कि फ्यूज़ हो जाना उसने। उसका जब दरवाज़ा खोलते हैं बल्ब रोशन हो जाता है, उसका एलिमेंट गर्म होता है, जब ज़ोर से दरवाज़ा बंद करते हैं तो एलिमेंट टूट जाता है, बल्ब फ्यूज़ हो जाता है। एक तो ये होता है। और दूसरा जो है कंप्रेसर को झटका लगता है। तीसरे नंबर पर अचानक बंद करने से अंदर वैक्यूम हो जाता है, हवा तेज़ी से बाहर निकल जाती है, दरवाज़ा खोलते हैं, दरवाज़ा खुलता नहीं है। बाद में इतना ज़ोर लगाते हैं उसका जो हैंडल है वो तोड़ देते हैं। तो अगर ऐसी हालत में हो जाए, अंदर वैक्यूम हो जाए, दरवाज़ा ना खोले, तो आप ना एक बारीक सी पतली सी चीज़, छुरी जैसी चीज़ है ना, उसका जो गैस्केट है उसके अंदर इंसर्ट करें, तो गैस्केट को डैमेज नहीं करना, आराम से बाहर से हवा अंदर जाएगी, दरवाज़ा आराम से खुल जाएगा। इसलिए दरवाजे को जब बंद है, ठीक है ना, आराम से उसको बंद करना है, आराम से खोलना है। खाने पीने का शौक मुनासिब जगह रखना है। अभी हमें यह पता होना चाहिए कौन सी चीज़ किधर रखनी है। जैसे फल और सब्जियां वगैरह जो हैं हमें नीचे रखनी है, नीचे जगह बनी होती है, डब्बे बने होते हैं, वो वेजिटेबल बिन है या फ्रूट बिन है, उनके अंदर फल सब्जी रखनी है। अलबत्ता टमाटर वगैरह जो हैं बाद ऑफिस का ले जाते हैं, वो ऊपर वाले खाने में रख लिए, अदरवाइज़ बाकी जो सब्जियां वगैरह हम उसको नीचे रखते हैं, फल वगैरह नीचे रखते हैं। अब गलती से केले आप ऊपर रख दें, ऊपर वाले खाने में, वो मुंजमद हो जाएंगे, बाद में वो खाने के काबिल ही नहीं होंगे, तो ख़राब हो जाएंगे। तो वहाँ पर फल सब्जी नीचे रखनी है। नीचे वाले खाने में सालन जो है, अगर उसको ज़्यादा मुद्दत के लिए आपने फ्रीज करना तो ऊपर वाले खाने में किया जा सकता है, लेकिन जो बाकी आम सालन है उसको नीचे वाले खाने में रखना है। दही को नीचे वाले खाने में रखना है, दूध को नीचे वाले खाने में रखना है, मेडिसिन को नीचे वाले खाने में रखना है, अंडों को नीचे वाले खाने में रखना है। ये तो उनकी प्रॉपर जगह पड़ी, वहीं पर उनको रखना है। उसके बाद ऊपर वाला खाना जो है उसमें हम आइसक्रीम, बर्फ़ बनाने के लिए आइस ट्रे या कटोरा वगैरह होता है उसमें बर्फ़ वगैरह बनानी है, वो रखना है। या इसके अलावा गोश्त वगैरह हैं मुख्तलिफ़ किस्म के, उनको मुंजमद करना है। तो एक बात याद रखिएगा कि गोश्त के बारे में बाद दफ़ा एक अजीब सा काम कर लेते हैं। फ़र्ज़ करें बाज़ार से गोश्त ज़्यादा ले आए हैं, 8-10 किलो गोश्त ले आए हैं, रूटीन में हम 1 किलो गोश्त पकाना है। अब सारा का सारा गोश्त ला के फ्रीज़र में रख दिया, अब सारा मुंजमद हो गया। अब जो हमारी बेटियाँ बहनें वगैरह जो हैं वो नहीं समझती, वो सारा उसको बाहर निकालती हैं, उसको फिर पानी में डालती हैं, उसमें से 1 किलो गोश्त निकाल लेती हैं, बाकी फिर मुंजमद कर देती हैं, रख देती हैं। ऐसा करना जो है ना वो अच्छी बात नहीं है, अक्लमंदी नहीं है। अगर आप रूटीन में 1 किलो गोश्त ना आपने पकाना है, सबसे पहले उस गोश्त को साफ़ कर लें, 1-1 किलो के पैकेट बना लें और लिफाफे के अंदर जो है ना, शॉपर के अंदर अच्छी तरह बंद करके उसके अंदर रख दें, ताकि जब भी आप निकालना, एक पैकेट निकालना, अपना इस्तेमाल कर लिया, दरवाज़ा ही बार बार नहीं खुलेगा और वो ऊपर वाला मामला भी ठीक रहेगा। फिर आइसक्रीम है उसको भी ढाँप के रखना है,
ये ना हो आइसक्रीम भी वहीं खुली पड़ी हो, गोश्त खुला पड़ा हो, आइसक्रीम के अंदर गोश्त का स्मेल आ जाए और गोश्त के अंदर आइसक्रीम स्मेल आ जाए। ये ख़ास ख्याल रखना है कि इस तरीके से ना उसके अंदर फिर ऊपर वाला खाना जो है उसमें अगर डेड कूल फ्रिज है, उसमें चीज़ें मुंजमद हो जाती है, अच्छी तरह मुंजमद हो जाती हैं, तो उसके नीचे एक प्लास्टिक का एक पेपर जो है मोटा सा वो रख दें ताकि चीज़ें आराम से उठाई जा सके। गर्म चीज़ें नहीं रखनी। अब फ्रिज के अंदर गर्म चीज़ें रखने के लिए नहीं होती, नॉर्मल टेम्परेचर चीज़ें रखने के लिए होती है। अब मक्खन है, उसको हमने गर्म किया, गर्म करके उसका घी बनाना है, उबलता हुआ उसको अंदर रख दिया, और मैंने अपनी आंखों से देखा कई लोगों घरों में ऐसी हरकतें की गई, ठीक है ना। तो इस तरीके से उसके अंदर रख दिया। नो फ्रॉस्ट फ्रिज के अंदर ऊपर प्लास्टिक होता है, तो एक औरत ने ऐसा किया, उसको रख दिया, वो कहता प्लास्टिक जल गया। इतने नुकसान हो जाते हैं। तो अब उसको 12 माह हवा में रखें, जब वो नॉर्मल हो जाए, नॉर्मल टेम्परेचर हो जाए, फिर उसको अंदर रख लें। उबलता हुआ दूध अंदर रख देती हैं अपनी जान छुड़ाने के लिए। उसको बाहर रहने दें, जब वो नॉर्मल हो जाए तो उसके अंदर रखें। ऐसे ही सालन है, गरम गरम उसका रख दिया, तो गर्म अशिया को बिल्कुल उसके अंदर नहीं रखना, क्योंकि गर्म अशिया रखेंगे तो उसको ज़्यादा देर तक कंप्रेसर को चलना पड़ेगा, बिजली का बिल बढ़ जाएगा। तो गर्म अशिया बिल्कुल नहीं रखनी। इसके अलावा जो है, जो भी चीज़ें रखनी है ना, उनको आप साफ करके रखें। उसका जालियों प्लास्टिक की शीट ना रखना। अब जालियाँ हैं, जालियों पर क्या कर रहे हैं हम, औरतें अपनी तरह से सफाई करती हैं, बेहतरी करती हैं, उसके अंदर ना वो रख देती हैं, शीटें ले आती हैं प्लास्टिक की बाजार से। अब जालियाँ तो इसलिए बनाई गई हैं ताकि कूलिंग पूरे हिस्से में जा सके। अब जहाँ तक वेपोरेटर सामने आता है वहाँ तो कूलिंग बेहतर होती है, नीचे नीचे वह जहाँ कूलिंग पहुँचती नहीं है, जल्दी चीज़ें ख़राब हो जाती हैं, कूलिंग इतनी बेहतर नहीं होती। इसलिए उन जालियों पर कभी भी कोई प्लास्टिक की चीज़ें नहीं रखनी, शीटें वगैरह नहीं रखनी, ताकि कूलिंग जो है वो इक्वलाइजर रहे, एक जैसी रहे, नीचे तक कूलिंग पहुँच जाए। ये याद रखिए। उसके अलावा ये भी मैंने बता दिया कि ढाँप के रखना गोश्त वगैरह, उनको फ्रीजर से बर्फ निकाल, जमे कटोरे या मुंजमन चीज़ें निकालने के लिए छुरी या नोकदार चीज़ का इस्तेमाल नहीं करना। जो डायरेक्ट कूल फ्रिज है, डायरेक्ट कूल, जो फ्रॉस्टेड रेफ्रिजरेटर भी कह सकते हैं उसको, जिसको दरवाज़ा खोलने पर आपको बर्फ की तह नजर आए। बर्फ के 3 नाम हैं। स्नो, आपने सुना होगा कभी फलां जगह स्नोफॉल हो रही है, यानी अल्लाह ताला की तरफ से, ठीक है ना, ऊपर से बर्फ आ रही है नीचे की तरफ रुई की तरह, उसे हम स्नो कहेंगे। जिस बर्फ को हम बनाते हैं, बर्फ खाने में बना लेते हैं, पानी को मुंजमद करते हैं, फ्रिज में मुंजमद कर लेते हैं, फ्रिज के फ्रीजर में डीप फ्रीजर मुंजमद करते हैं, उसको हम आइस कहेंगे, स्नो नहीं कहेंगे। है वही बर्फ ही है। एक फ्रॉस्ट है, यानी फ्रीजर के अंदर जो हवा है या फ्रीजर में जो चीज़ें पड़ी हुई हैं उसमें मौजूद नमी जो है, अगर फ्रीजर के तय सतह के ऊपर जम जाए, उसे हम फ्रॉस्ट कहेंगे, उसे हम आइस नहीं कहेंगे। इस तरीके से उस पर फ्रॉस्ट आ जाती है। अच्छा, अब जब कटोरा रखते हैं कोई नीचे को प्लास्टिक वगैरह नहीं रखा होगा बिल्कुल, हमने वो कटोरा मुंजमद हो गया, बाहर नहीं निकल रहा, गया जब सुआ पकड़ रहा है, छुरी पकड़ रहा है, चाकू वगैरह पकड़, उसको जोर से मारा, कटोरा बाहर निकल आया। अब जो एवेपोरेटर है वो एल्युमिनियम का बना हुआ है, एल्युमिनियम की धात का बना, जो एल्युमिनियम की धात बहुत नरम होती है, और जब उसके अंदर डिज़ाइन बना होता है, वो जो डिज़ाइन है ना, एम्बॉस्ड जगह होती है, उभरी हुई जगह होती है, उसके अंदर से गैस गुजर रही होती है जिसने हीट जज़ब करनी है। गैस के बगैर तो कूलिंग नहीं होगी। जब वहाँ छुरी लेकर मारी है
फर्ज करें उस जगह पे लग गई जाकर जहाँ से इससे से गैस गुजर रही है, सुई लगने सुराख हो गया, वहां से गैस बाहर निकलनी शुरू हो जाएगी। अब उसमें अगर किसी ने ऐसी हरकत की है या उसको पता लगा या नहीं लगा, उसने फ्रिज को बंद ही नहीं किया, बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है, बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है। उससे ये होता है कि ज़ाहिर बात है गैस लीक होनी शुरू हो जाएगी। जब गैस ख़त्म हो जाएगी, कंप्रेसर चलता जाएगा, उस साइड से उसने सक करना होता है इवेपोरेटर की तरफ से, जो बर्फ़ बनी होती है वो पिघलना शुरू हो जाती है, यहाँ तक कि पानी बन जाता है। वो पानी खींच के अपने अंदर ले आता है। तो कंप्रेसर के अंदर पानी का होना, कंडेंसर में पानी का होना, इवेपोरेटर पानी का होना नुकसानदेह है। अब कंप्रेसर में जब पानी चले जाएगा, ज़ाहिर सी बात है कि उसकी मोटर जो है, उसके पॉइंट बने हुए हैं, स्टार्टिंग यानी कॉमन के पॉइंट है, वाइंडिंग है, वो ऑयल की जगह पानी आ गया, तो उसकी वजह से उसका पंप भी ख़राब होगा और उसकी मोटर भी जल सकती है या शॉर्ट हो जाएगी। इस तरीके से काफ़ी नुकसान होता है। तो ऐसी हालत में असूली तौर पर तो हमें कंप्रेसर चेंज कर देना चाहिए, कंडेंसर चेंज कर देना चाहिए, इवेपोरेटर पर वहाँ पर सोल्डरिंग करके एल्युमिनियम का टांका लगा के एहतियात के साथ अच्छी तरह वॉश करना है, फिर जाके काम चलना। तो काफ़ी अखराजात हो जाएंगे। अगर नया कंप्रेसर लेंगे तो नया कंप्रेसर काफ़ी महंगा है, कंडेंसर है वो है, ड्राई नया लगाना पड़ेगा, गैस दोबारा डालनी पड़ेगी, एक छोटी सी गलती की का खमियाजा भुगतना पड़ेगा। इसलिए यानी एहतियात ये ज़रूरी है, किसी छुरी, चाकू या नोकदार चीज़ का, यहाँ तक कि हड्डी की नोक जो है वो उससे भी सुराख हो जाता है। तो जब भी यानी कोई चीज़ निकालनी है तो बड़े मुहतात होकर निकालनी है। अगर नीचे जैसे मैंने बताया कि प्लास्टिक की शीट रखी होगी तो फिर वो कटोरा जो है मुश्किल नहीं होगी, इतनी निकल आएगा बाहर, या गोश्त वगैरह मुंजमद है वो ज़रा आसानी हो जाएगी। अगर ज़्यादा मुश्किल महसूस हो रही है तो फ्रिज को स्विच ऑफ कर दें, दरवाज़ा खोल दें थोड़ी देर के लिए, उसके बाद वहाँ पर उसको निकाल लें। बहुत एमरजेंसी हल्का सा गर्म पानी डालें, उसको निकाल लें, फिर बंद कर दें। फ्रिज को दोबारा चलाना है, 8-10 मिनट के बाद चलाएं। इस तरीके से यानी फ्रिज के आप बाज़ार से लेकर आते हैं, नई फ्रिज लेकर आते हैं, उसके ऊपर लिखा होता है कि छुरी, चाकू या किसी नोकदार चीज़ का इस्तेमाल नहीं करना किसी मुनबिन चीज़ को निकालने के लिए, ठीक है ना। किसी में उर्दू में लिखा, किसी में इंग्लिश में लिखा होगा बाहर, तो ये हमें समझना चाहिए क्यों लिखा है कंपनी वालों ने। अगर आप उसको देखें, एक और चीज़ है, अगर उसमें सुराख हो जाता है, आप फ्रिज लेकर आते हैं, 3 दिन के बाद ही आपने छुरी लगा दी, तो गारंटी कंपनी की तरफ से मुकम्मल ख़त्म हो जाती है। ना कंप्रेसर गारंटी, ना कोई गारंटी है। ये तो कंपनी गारंटी देती है कि भाई 1 साल के पार्ट्स का साथ गारंटी है, 3 साल की या 5 साल की कंप्रेसर गारंटी है। तो गारंटी हर तरह की ख़त्म हो जाती है। कहते हैं भी ये हमने इसलिए गारंटी नहीं दी कि आपने छुरी लगा दें उसके अंदर, फिर उसको काफ़ी नुकसान होता है बंदे को। इसलिए ये बहुत एहतियात है। जो लोग इस काम को जानना चाहते हैं वो भी सुन लें। हमारी बेटियां बहनें जो घरों में इस्तेमाल कर रहे फ्रिज इस्तेमाल कर रही हैं, वो भी सुन लें कि छुरी और चाकू का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना डायरेक्ट कूल फ्रिज के अंदर। नो फ्रास्ट में तो ज़रूरत ही नहीं महसूस होती। अब फ्रिज की 2 अक़साम हैं, एक डायरेक्ट कूल, एक नो फ्रास्ट है। डायरेक्ट कूल में बर्फ़ आपको नज़र आएगी, नो फ्रास्ट में बर्फ़ ही नज़र नहीं आएगी। वहाँ तो छुरी चाकू का इस्तेमाल होगा ही नहीं, क्योंकि एक तो इवेपोरेटर छुपा होता है, आप छुरी लगाएंगे तो वहाँ भी छुरी लगेगी नहीं उसको। तो ये इस तरीके से रेड कूल के लिए खास तौर पर है। उसके बाद जो है इसको सर्विस कराना है, सर्विस करना चाहिए। तो एक बात याद रखिएगा कि जिसने भी सर्विस करना है इसको समझ के ध्यान से सर्विस करना है। सबसे पहले उसका स्विच ऑफ करना है, शू बाहर निकाल लेना है। उसके बाद डायरेक्ट कूल फ्रिज की बात कर रहा हूँ, तो उसके ऊपर वाले खाने में चीज़ें मुंजमद हुई हैं, नीचे वाले खाने में चीज़ें ठंडी की हुई हैं, आपने उसको 3-4 घंटे वैसे बंद रहने दें। उसके बाद 2 बड़े टप ले लें, दरवाज़ा खोल के ऊपर वाले खाने की मुंजमद चीज़ें एक टप में डाल दें और नीचे वाले खाने की चीज़ एक टप में डाल दें, ऊपर कपड़ा ढाँप के साइड पर रख दें। उसके बाद जो है उसका ऊपर वाला खाना जो है उसका जो मतलब जो फ्रीज़र है उसमें जमी जो बर्फ़ है
उस पर गर्म पानी डालें। गर्म पानी डालने से अच्छी तरह ना उसको, ठीक है, साथ ही उसको पानी बाहर निकाल दें। उसको बाद में कपड़े से खुश्क करें, ब्लोअर वगैरह लगा लें। नीचे वाला खाना जो है उस पर अगर बर्फ आई हुई है नीचे वाले खाने प्लेट के ऊपर, ठीक है ना, वो तो वैसे इतनी देर में पिघल जाती है। अगर फिर भी मौजूद है थर्मोस्टेट की ज़्यादा नंबर का, उस पर गर्म पानी डालें, ब्लो लगाएं। बाकी कपड़ा लेकर सारी सफाई कर दें। पीछे की तरफ जो कंडेंसर है उसको ब्लो लगा के साफ़ कर दें, कंप्रेसर की तरफ ब्लो लगा दें। अगर क्वालिफाइड आदमी होगा, समझदार है, वो ऐसा करेगा, कर ले ओवरलोड 2 पुर्जे होते हैं कंप्रेसर, वो अलग कर लेगा। अगर उसको धो भी देता पीछे से, फिर ब्लो लगा के साफ़ करके दोबारा चला देगा। तो आम आदमी जो है वो पीछे पानी ना लगाए जब तक उसको समझ नहीं आए। तो इसकी सर्विस जो है, ठीक है ना, डिफॉस्टिंग जो है वो 3-4 माह के बाद या मैक्सिमम 6 माह के बाद ये हो करनी चाहिए। क्योंकि अगर बर्फ़ की तह एवापोरेटर में ज़्यादा होगी, आप कटोरा रखेंगे तो वो काफ़ी देर का मुंजमद होगा। इसलिए देर के बाद मुंजमद होगा कि जो बर्फ़ है, बर्फ़ की निस्बत जो रेफ्रिजरेटर गुजर रही है एवापोरेटर में, वो इंतहाई ठंडी है। बर्फ़ उसकी निस्बत काफ़ी गर्म है। तो बर्फ़ के ऊपर कटोरा रखते हैं, हम समझेंगे शायद जल्दी मुंजमद हो जाएगा, वो देर से मुंजमद होगा। तो ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। दूसरा, बर्फ़ ज़्यादा होने की वजह से उसका वॉल्यूम जो है वो भी कम हो जाएगा, क्योंकि बर्फ़ की तह बढ़ जाएगी, चारों तरफ बर्फ़ की तह बढ़ जाएगी, जगह भी कम हो जाएगी। तो इसलिए उसका सर्विस करना बहुत ज़रूरी है। तो ये तमाम एहतियातें अगर इस्तेमाल करते हैं तो हमारी रेफ्रिजरेटर कई अर्से तक जो है ठीक रहती है। तो ये हर क्वालिफाइड टेक्नीशियन को इसके बारे में इंफॉर्मेशन होनी चाहिए और वो इंफॉर्मेशन जो आगे बताए। जिस घर में फ्रिज को ठीक करके दिया आपने, उनको भी हदायत दे सकते हैं। कोई नई फ्रिज लेकर आते हैं, वो फिर फास्ट टेक्नीशियन को बुला दें कि भाई आप इसको चला दें, ठीक है ना, आप उसको प्रॉपर तरीके से समझाएं। फिर ये भी है कि जो ट्रे है, ट्रे जिसमें बर्फ़ मुंजमद की जाती है, क्यूब्स बनाई जाती हैं, उन्हें के भी हम इसको पहले आप पानी भर के रखें और जो पहली क्यूब्स हैं पहले उसको अच्छे से धो लें, सर्फ से साफ़ कर लें। जो पहली क्यूब्स उसको डिस्कार्ड कर दें, आइंदा क्यूब्स को इस्तेमाल करें ताकि प्लास्टिक के सेल इन्फेक्ट ना करें। तो ये सारी बातें जो हैं उनको आपको गौर करना है। ये सारा मैंने इसको लिखा हुआ है, इसको ध्यान कर लें, ठीक है। अब हमारी जो बातें भी हैं सारी ही प्रैक्टिकल की होनी है। अब अगला मौजू हमारा होगा कंप्रेसर के बारे में। पहले पूरा कंप्रेसर की डिटेल, क्योंकि जब तक कंप्रेसर को नहीं समझेंगे तो काम नहीं कर सकेंगे। तो हमारा काम सिर्फ ये नहीं है कि सिर्फ फ्रिज के बारे में बताना। हमारे कोर्स में रेफ्रिजरेटर, डेड कूलर, नो फ्रॉस्ट हैं, डीप फ्रीज़र, 1 खाने में 2 खाने 3 खाने वाले, इलेक्ट्रिक वाटर को छोटे बड़े हर तरह के, डिस्प्ले कैबिनेट्स हैं, ब्रेड सेविंग रेफ्रिजरेटर्स हैं, वॉक इन रेफ्रिजरेटर हैं, रीच इन रेफ्रिजरेटर हैं, आइसक्रीम का प्लांट है, कैंडी प्लांट है, कोल्ड स्टोरेज हैं, बर्फ खाने हैं, कार कैसी है, फ्लाइंग कोच कैसी है, बैरी जहाज कैसी है, हवाई जहाज कैसी है, इसके अलावा और चीज़ें हैं। ये सारी चीज़ें इसके अंदर आ जानी है, सबको समझना। कुछ बंदे कहते हैं कि जो हमने बर्फ़ खाने पे काम करना, बर्फ़ खाने पे कहाँ जा काम कर सकेगा। जो आदमी कहता है मैंने कोल्ड स्टोर पे करना, कोल्ड स्टोर पे काम करे। जिसने आइसक्रीम के प्लांट, आइसक्रीम के प्लांट पे काम करे। वॉक इन रेफ्रिजरेटर पे काम करे, ठीक है ना, फ्रिज पे काम करे। ये सारे सब के अंदर कंप्रेसर लाजमी है, कंडेंसर भी लाजमी है, रेफ्रिजरेटर भी लाजमी है और एवापोरेटर भी लाजमी है। तो सबसे पहले हमने लेना कंप्रेसर को, उसकी इकसाम कौन सी है, हाउ इट वर्क्स। पहले मैं शेकअप बनाऊंगा, फिर कोशिश करूंगा कंप्रेसर में ला कर काट के अंदर से आपको दिखाऊं, एक एक पुर्जे के बारे में आपको बताऊं। तो इंशाल्लाह अगला हमारा जो लेक्चर होगा चैप्टर वो कंप्रेसर के बारे में होगा।